हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 19 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो अब से आपको शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 18 पार्ट बनाए हैं, जरूर इसको देखिए। और देखिए, आज के वीडियो का टारगेट है 4K। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जो हम खाने में प्रयुक्त सोडा यूज़ करते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और देखिए इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, इनकी इसका अणुसूत्र क्या है, NaHCO3 इसका अणुसूत्र है। ठीक है, और देखिए एक तरह का एक सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है और इसको हम मीठा सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और देखिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की ये टाइम टेबल है, आप इसको फॉलो करके अपने जो तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और बहुत जो है इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने टारगेट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए, नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं उसमें एक तरह से हम देखते हैं कि ये विमंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। देखिए, इसके अलावा भी मैंने बताया था कि जो भारी जल है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये इसको भी जो है एक तरह से हम देखिए मॉडरेटर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और देखिए इसमें लगभग जो है 0.01% जो है साधारण जल होता है। ठीक है, भारी जल। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ती फलियों जिसको हम कहते हैं लिगमस के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व है, इनकी न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लीमेंट नहीं है? तो देखिए ये जो नीचे दिए हुए हैं इसमें जो है एक तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई फलियां जो है बढ़ रही है तो उसके लिए ये कौन सा सप्लीमेंट नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पोटेशियम का सिंबल क्या है, के से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, और देखिए मनुष्य के शरीर में अगर पोटेशियम की कमी अगर हो जाती है तो देखिए इसकी पेट और आंतों की जो मांसपेशियों में उसमें जो है उसकी जो प्रणाली है उसमें जो है बहुत सारे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए हमारे पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है पोटेशियम की कमी से। ठीक है, और देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? पालक में ये पाया जाता है। पालक में पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीज़ पाया जाता है। ठीक है, पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो देखिए पौधे के अलग अलग भागों से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो जो कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? ये उसके बीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए पुष्प और पत्तियों की अगर हम बात करें तो देखिए जो लौंग प्राप्त होती है, पुष्प की जो कली होती है उससे हमें लौंग प्राप्त होता है। जो चाय होती है वो पत्तियों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि जो जीरा होता है, ठीक है, ये जो है एक तरह से कहाँ से, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि देखिए ये सारे एक तरह से हम देखते हैं कि जो विटामिन सी के स्रोत हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए ये सबसे अच्छा है आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये सारे सिट्रस फ्रूट है लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है अल एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो स्कर्वी रोग होता है उसकी कमी से क्या होता है कि जो हमारे मसूड़ों में सूजन आती है, उससे खून निकलने लगता है, जोड़ों का दर्द, एनीमिया, दांत की जो टूटना, ये सारी बीमारी हमारे जो स्कर्वी रोग होता है उसमें होता है। ठीक है, और ये विटामिन कमी के कारण ये सारे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस द्रव में बदल जाती है? तो देखिए न्यूनतम तापमान पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एक तरह से वो द्रव में बदल जाती है। और हाइड्रोजन का जो हम सिंबल देखते हैं H है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने रिपीट किया और मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको जो है मुँह ज़बानी याद हो जाए, रट जाए एक तरह से, मैं इसलिए बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा गया तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो जब भी हाइड्रोजन की अगर बात आती है तो आप इन चीज़ों को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो देखिए डॉपलर का जो प्रभाव है ये ध्वनि से रिलेटेड है, इनकी जो हमारी जो साउंड है उससे रिलेटेड है। अब देखिए डॉपलर का प्रभाव होता क्या है? तो देखिए डॉपलर का प्रभाव क्या होता है कि अगर हम एक आम भाषा में अगर हम सुनना चाहते हैं, एक जानना चाहते हैं, तो क्या है कि देखिए अगर कोई कहीं से अगर
ध्वनि आ रही है और उसकी तरफ अगर हम दौड़ते जाते हैं तो क्या हम देखते हैं कि ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस होती है, यानी कि वो कम होती है अधिक होती है। ठीक है, आप इस फिगर के द्वारा इसको जान सकते हैं। और देखिए इसको जो प्रतिपादित किसने किया था, जोहान इसाई डॉपलर ने किया था, और इसके नाम पर इसको जो है डॉपलर प्रभाव कहते हैं, और इन्होंने 1842 में इसका जो है आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए एक हॉर्स पावर एक तरह से 746 वाट के बराबर होता है, और ये वाट हम देखते हैं कि ये शक्ति का एक मात्रक है, यूनिट है। ठीक है, और देखिए किसी भी इंजन की शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये हॉर्स पावर जो है सबसे पहले ये क्यों यूज़ किया जाता है, और हॉर्स पावर ही क्यों यूज़ किया जाता है, और इंजनों में क्यों किया जाता है। देखिए सबसे पहले इस हॉर्स पावर का जो है जेम्स वाट ने जब भाप के इंजन बनाए थे, स्टीम इंजन, तब उन्होंने जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और देखिए उस समय जो है स्टीम इंजन बने थे, उसको जो है उस समय कोई भी उसको खींचने के लिए, उसको जो है उठाने के लिए, भार उठाने के लिए कुछ जो है उस समय कोई भी मापक यंत्र नहीं था, तो उस समय घोड़े का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और जिसकी वजह से एक तरह से वहाँ पे उसके द्वारा जो है देखते थे कि कितने जो है उसमें घोड़े का यूज़ हो रहा था, उसके हिसाब से ये जो है जो इंजनों की शक्ति को जो है एक तरह से हॉर्स पावर के रूप में नापा जाता है। और देखिए ये जितने भी अभी गाड़ियों के इंजन है उसको ही हॉर्स पावर में नापा जाता है आज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊन तंतु का विकल्प क्या है। तो देखिए ऊन का ऑल्टरनेटिव क्या है, तो देखिए ऊन का जो ऑल्टरनेटिव है नायलॉन है। ठीक है, और देखिए कि कल भी मैंने बताया था कि ऊन क्या है, एक तरह से ताप का जो है एक जो है सबसे अच्छा रोधक है, यानी कि ताप को जो है रोकने में समर्थ होता है। लेकिन इसका ऑल्टरनेट अब क्या है, नायलॉन है। अब देखे होंगे काफ़ी सारे नायलॉन के कपड़े आपने देखे होंगे, नायलॉन की अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो देखिए नायलॉन होता क्या है, एक तरह से एलिफेटिक यौगिकों के पर आधारित एक कृत्रिम पॉलीमर है। ठीक है, तो एक पॉलीमरों का ये समूह है जिसको हम कहते हैं नायलॉन। ठीक है, और देखिए ये इसमें क्या होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक की जो सामग्री होती है उसमें जो है अलग अलग तरीके के रेसे और परतें, इन सारे चीज़ों के आकार में नायलॉन को हम ढाल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा महत्व है, और इसका जो है काफ़ी सारे यूज़ किया था। जैसे हमने देखा कि जो हमारे टूथब्रश होता है, कपड़े हो गए, जुराब, सॉक्स हो गए, इन सारी चीज़ में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है। तो देखिए नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें देखते हैं कि यूरेनियम एक तरह से ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में वहाँ पे जो है एक तरह से उसका यूज़ किया था ईंधन के रूप में। ठीक है, और देखिए यूरेनियम क्या है, इसमें यूरेनियम किस तरह से काम करता है, इसमें क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन की जो है एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय रिएक्टर में, और इस ऊर्जा को जो है हम अलग अलग कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और देखिए कुछ दिन पहले मैंने बताया था सेब के बीज में जो है कौन सा जो है पदार्थ पाया जाता है, जहरीली पदार्थ, तो उसको साइनाइड पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फार्मिक अम्ल की अगर हम बात करें तो देखिए फार्मिक अम्ल जो है ये जो मैंने बताया था कि जो लाल जो चींटियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ, उनकी या बर्रों की जो डंक है उनमें जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा जो मैलिक एसिड है ये अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है। तो देखिए डिटर्जेंट पाउडर में सबसे जो मेन जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर में हमने देखा सोडियम कार्बोनेट है, और जो खाने का सोडा उसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, देखिए इसका रासायनिक फॉर्मूला Na2CO3 है, और जो है ये एक तरह से डिटर्जेंट में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख पदार्थ हैं। और देखिए सोडियम कार्बोनेट पानी को जो है नरम करता है और अन्य सफाई सामग्री को निकालने में मदद करता है। जैसे हम देखते हैं कि कपड़ों से मिट्टी और इन सारी चीज़ को वो अलग कर देता है, यानी कि ये सफाई में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो देखिए जो रेडिएटर क्या काम करता है, इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। ठीक है, और देखिए इंजन को ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है, तो देखिए कि जो कार की जैसे चलते थे इसकी इंजन गर्म हो जाती है, उसके जो बचाने के लिए हम एक तरह से रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। और रेडिएटर एक तरह से जो है लिक्विड कूलेंट इसमें होते हैं, और वो एक तरह से क्या होता है, इंजन से गर्म हुए लिक्विड जो कूलेंट होते हैं उसको जो है जब रेडिएटर से गुजरता है तो एक तरह से वो जो हीट को एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से वो इंजन को ठंडा रखने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीज की योजक कड़ी है, यानी कि उसको बीज की जो है कड़ी माना जाता है। तो देखिए ये एक तरह से सरीसृप वर्ग और पक्षी के बीच की जो है एक कड़ी है वो है आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले
कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इनको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, आनुवंशिकता को, तो ये सबसे पहले इसमें हमने दिया था डब्ल्यू जॉनसन ने, ठीक है। देखिए मेंडल की अगर हम बात करें तो इनको आनुवंशिकता के जो है जनक कहा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीन की बात हो रही है। जीन को, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारक जीन है, ये सबसे पहले डब्ल्यू जॉनसन ने दिया था, ठीक है। देखिए मेंडल को हमने बताया कि आनुवंशिक के जनक कहा जाते हैं, और डब्ल्यू बैटसन जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी कहा है, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस पादप में नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको उभयलिंगी यानी कि उभयलिंगेश्वरी कहते हैं, ठीक है। एक तरह से एक देखिए कि इसको मोनोसियस कहा जाता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसके पौधे इनके पौधे में जो है शुक्राणु और अंडे दोनों एक ही गैमेटोफाइट पर जो है धारण करती है, और जिसके लिए इसको ही उभयलिंगी जो है कहा जाता है, ठीक है, उभयलिंगी पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि कौन सी रचना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से जो है विभेदित होती है, इनके डिफरेंशिएट करती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करती है, वो है सेंट्रीओल्स, ठीक है। और देखिए सेंट्रीओल्स ये एक बेलनाकार कोशिकांग होता है, और जो मुख्य तरह से हम देखते हैं ट्यूबलिन नामक की प्रोटीन से बना होता है। आप लोग जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एक एक चीज़ डिटेल स्टडी करके और इसको डिफरेंशिएट करके याद जरूर रखेंगे, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक घाव को भरने में सहायक होते हैं? तो देखिए कौन सी ऐसे जो ऊतक हैं जो एक तरह से टिश्यूज़ हैं वो हमारे घाव को भरने में सहायक होते हैं, एपिथेलियमी ऊतक होते हैं, ठीक है। और देखिए वसामय ऊतक क्या होते हैं? हमारे शरीर को गर्म रखने के जो है ये सहायक होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या आप लोग संयोजी ऊतक के एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हरगोविंद खुराना ने किस क्षेत्र में शोध किया था? तो देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने जो है सबसे पहले बताया था, और जेनेटिक कोड की जो इन्होंने सबसे पहले निर्माण किया था, ठीक है। एक तरह से जो है इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, और इसके लिए उनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों का अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए कि अलग अलग चीज़ों के जो है इसमें किरणों के अलग अलग इसमें शक्तियाँ होती है। तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गामा फिर बीटा फिर अल्फा, इनकी जो है भेदन शक्ति है, इस प्रकार जो है ये क्रम इनका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए यहाँ पे परमाणु मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग परमाणु सिद्धांत और परमाणु मॉडल दोनों में चीज़ डिफरेंशिएट करके याद रखिएगा। देखिए परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड ने किया था, और जो है जॉन डाल्टन जिन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत जो है उन्होंने बताया था, ठीक है। देखिए मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने, और देखिए उन्होंने जो है रेडिएक्टिविटी की जो है उन्होंने बात कही थी, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने देखिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी, ठीक है। और देखिए मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, उनको जो है रेडिएक्टिविटी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें चांदी उपस्थित नहीं है? तो देखिए इसमें सिल्वर किसमें उपस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी उपस्थित नहीं होता है। और देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण है? तो ये देखिए कि तांबा, जस्ता और निकिल के मिश्रण जो है इससे बना होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? तो देखिए इसका मेन कारण क्या है कि उस पर घर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि देखिए हमें चलने के लिए हमें घर्षण बल आवश्यक होती है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई भी फर्श तेलीय फर्श है तो उसमें हम चल नहीं सकते, फिसल जाते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण बल नहीं होता। तो हमें चलने में सहायक होता है, और यही बल जो है घर्षण बल क्या होता है कि गति का विरोध भी करती है, ठीक है। इसलिए साइकिल अगर हम पैडलिंग करना बंद करेंगे तो उस पर घर्षण बल कम होगा, और वो एक तरह से साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकिरणों यानी कि रेडिएशंस में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है ये हमारे देखते कि एक्सरे में होती है, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको सही बताता हूँ कि जो है जो सही क्रम क्या है, एक्सरे में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद जो हम जो है देखने वाली जो प्रकाश है इनकी होती है। वैसे अगर हम नॉर्मली ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर वैसे देखा है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है, तो देखिए सबसे जो है अधिक होती है कि गामा किरणों में होती है, सबसे जो है कम होती है रेडियो तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, आधुनिक आवर्त में तत्व m को किस में रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसको तत्व को अलग अलग समूह में रखते हैं। तो देखिए कि जो हम देखते हैं आवर्त सारणी में, जो मॉडर्न आवर्त सारणी में, उसमें हमने देखा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस होता है उसको हम आवर्त सारणी की जो है 14 समूह में रखते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को याद है कि आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसको जो है किसने प्रतिपादित किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दोस्तों वीडियो को जैसा शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।